यहाँ तक पहुंचकर डायरी खामोश हो गई थी। तानिया ने फौरन अगला सफ़ा पलट कर देखा और फिर बाकी के सारे वर्क पलट कर देख लिए। हर वर्क ज़्यादा था। तानिया ने खिड़की से बाहर आसमान को देखा, जिस पर रोशनी धीरे धीरे बिखरती जा रही थी। पूरी रात डायरी पढ़ने से अब उसकी आंखें बुरी तरह दुख रही थीं। वो आंखें बंद करके सीधी लेट गई। पिछली रात इंकशाफात की रात थी। वो गहरे सांस लेती खुद को उस आसेब चिकन कैफे से आज़ाद करने की कोशिश करती रही। दास्तान एक अजीब मोड़ पर आकर रुक गई थी। तानिया सोचने लगी, आगे क्या हुआ होगा? उस रात वो टेलीफोन किसका था? क्या वजदान का? उसने क्या कहा होगा? और अगर रात को आने वाला फोन वजदान का था तो जब दिन भर मलीहा उसे ढूंढती रही तो वो क्यों नहीं मिला? वो उस दिन लाइब्रेरी क्यों नहीं आया था? और फोन पर कहीं उसने ये तो नहीं कह दिया होगा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, अल्लाह हाफिज वगैरह वगैरह? नहीं, उसने फौरन ही अपने कयास को रद्द कर दिया। अगर ऐसा होता तो मलीहा पापा से शादी कर लेती, और पापा से शादी के बाद तो उसे कसर फारूकी में ही होना चाहिए था। मगर वो तो कहीं नहीं है, कोई उसका नाम लेना तक गवारा नहीं करता। तो क्या वजदान ने फोन पर अपने न आने की वजह बताकर माजरत कर ली थी, और इसके बाद मलीहा ने दादा जान के सामने शादी से इनकार कर दिया होगा? मगर दादा जान तो फैसला वापस नहीं लेने वाले थे। तो फिर ये हो सकता है कि मलीहा ने उनकी मर्जी के बगैर वजदान से शादी कर ली हो, लेकिन ऐसा होना भी मुश्किल है। मलीहा ने कहा था वो अपने बाबा जान को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अपने दूसरे कयास को भी रद्द करते हुए उसने सोचा और जिद भी हो गई। लेकिन अगर ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, तो आखिर हुआ क्या था? मलीहा अचानक ही कहाँ गुम हो गई? उसने आखिर क्या किया था जो उसका जिक्र खुद उसके ही घर में बैन हो गया? और बरसों गुजर जाने के बाद भी ना तो उसने कभी कसर फारूकी में कदम रखा और ना कभी किसी की जबान पर उसका नाम ही आया। और पापा और दादा जान के दरमियान मौजूद खलीज की शुरुआत कब और कहां से हुई? मंगनी की रात तक तो सब ठीक था, फिर क्यों पापा दादा जान से मुतनफिर हो गए? वो लुचती ही उठ बैठी, क्या मुश्किल है? मैंने सोचा था मलिया की डायरी कसर फारूकी के राजों पर से पर्दा उठा देगी, पर इसने तो और भी कई मौमों को जन्म दे दिया है। कितनी अजीब सी बात है। पापा जो मामा से इतनी मोहब्बत करते हैं, मामा से पहले किसी और को चाह चुके हैं, मगर पापा की मोहब्बत तो मुकम्मल होने जा रही थी, अधूरी कैसे रह गई? कहानी की हर कड़ी बीच से गायब हो गई है, और ऐसा कोई नहीं जो बता सके कि हकीकत में क्या हुआ था। उसने गहरा सांस खींचते हुए खुद को रिलैक्स किया और एक नए रुख पर सोचने लगी। इस कहानी के 4 ही बुनियादी किरदार हैं जो कि सच पर से पर्दा उठा सकते हैं, मगर 2 किरदार तो ज़बानबंदी के ओहद पर कारफरमा हैं, तीसरा किरदार मंजर से ही गायब है, और चौथा किरदार अचानक कोई ख्याल आया था। वजदान मुस्तफ़ा, ये शख्स मेरे लिए यकीनन अजनबी है, मगर ये नाम नहीं। जस्टिस वजदान मुस्तफ़ा, ये महज मेरा अंदाज़ा है, मगर तस्दीक तो करनी पड़ेगी। एएसपी शयान मुस्तफ़ा, मैंने सोचा था तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगी, लेकिन अगर मुझे वजदान मुस्तफ़ा से मिलना है तो तुमसे एक आखिरी मुलाकात नागुज़ीर हो गई है। उसने दिल में कहा। दादा जान शाम को आने वाले थे, लेकिन तानिया रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वो डायरी उठाकर दादा जान के कमरे में आ गई और डायरी एहतियात से वापस उसी जगह रख दी जहाँ से कल उसने उठाई थी। उसके बाद वो अपने कमरे में आई। वो ऑफिस जाने की तैयारी करने लगी। उसने महसूस किया था आजकल पापा उस पर कुछ ज्यादा ही नजर रखे हुए हैं। उन्होंने तानिया से तो कुछ नहीं कहा था, मगर उनकी नजरें अब हर वक्त तानिया को खोजती रहती थी, और तानिया नहीं चाहती थी कि उसकी तरफ से कुछ ऐसा हो कि वो चौंक जाए। आधे घंटे में तैयार होकर वो डाइनिंग टेबल पर चली आई। गुड मॉर्निंग मामा, गुड मॉर्निंग पापा। रोज की तरह ही आज भी दुपट्टा और फाइल उसने बाजू में दबोचे हुए थे। बैग समेत बाकी सब कुछ साथ वाली चेयर पर ढेर करते हुए उसने हाथ में पकड़ा मोबाइल भी यूं ही कुर्सी पर डाल दिया। नजर का चश्मा फिसल कर नाक की नोक पर आ टिका था, जिसे नूरुल हुदा ने हाथ मार के सही करते हुए जवाबन उसे गुड मॉर्निंग कहा था, और फिर से अखबार के सफ़े उलटने लगे थे। मरियम ने किचन की तरफ आवाज लगाई, बहादुर, तानिया के लिए नाश्ता ले आओ। तानिया नाश्ता कर रही थी कि नूरुल हुदा ने अखबार साइड पर डालते हुए मरियम से जूस के लिए कहा।
पापा, वैसे आपकी ये आदत काफी अलग सी है। तानिया चोर नजरों से उन्हें देख रही थी। कौन सी आदत? वो समझे नहीं। यही, लोग चाय के साथ अखबार पढ़ना पसंद करते हैं और आप अखबार पढ़कर जूस पीते हैं। ये आदत मेरी नहीं, किसी और की थी। उनके मुंह से ये इतराफ सुनकर तानिया को वाकई हैरत हुई थी। उसे अंदाजा नहीं था कि नूरुल हुदा इतने आराम से ये बात कह देंगे, जबकि इस इतराफ के पीछे एक पर्दा नशीन का नाम छुपा है। आपने क्यों अपना ली? ये आदत किसकी थी? उसने जानबूझकर नहीं पूछा कि जवाब आने की तवक्का नहीं थी। नूरुल हुदा ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, कुछ लोग होते हैं जिनकी हर चीज अपना लेने को दिल करता है, यहाँ तक कि आदतें भी। पापा, आपने कभी स्मोकिंग की है? कुछ देर खामोशी से नाश्ता करने के बाद उसने फिर पूछा। इस बार नूरुल हुदा ने कुछ चौंक कर उसकी तरफ देखा। तानिया थोड़ा सा गड़बड़ा गई। अपनी पुरतजस्सुस फितरत पर गुस्सा भी आया, मगर अब तो सवाल कर चुकी थी। अनजान सी बनकर ऑमलेट को प्लेट में नचाती रही। तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही, उसने सरसे से अंदाज में कहा। हम आदतों पर बात कर रहे हैं और अक्सर मर्दों को सिगरेट पीने की आदत होती है, बस इसीलिए पूछ रही हूँ। लेकिन नूरुल हुदा को कभी भी सिगरेट पीने की आदत नहीं रही। मरियम ने कहा तो नूरुल हुदा बोले, नहीं मरियम, मैं स्मोकिंग किया करता था। तुम स्मोकिंग करते थे? वो हैरान हुई। लेकिन मैंने तो कभी तुम्हारे हाथ में सिगरेट नहीं देखा। शादी से काफी अरसा पहले मैंने स्मोकिंग छोड़ दी थी, वरना लंदन में रहते हुए और फिर पाकिस्तान आने के बाद भी मैं कुछ अरसे तक चेन स्मोकर हुआ करता था। इसका मतलब है तुम शादी से पहले काफी अलग थे और शादी के बाद तुमने बहुत सी आदतें बदल ली। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। तानिया नाश्ता कर चुकी थी। नैपकिन से हाथ साफ करते हुए उसकी नजर टेबल पर नूरुल हुदा के सामने रखे उनके वॉलेट पर पड़ी। वो डायरी में लिखी हर बात की तस्दीक कर लेना चाहती थी। उसने हाथ बढ़ाकर वॉलेट उठा लिया और फिर बड़े सरसरी से अंदाज में नूरुल हुदा का शनाख्ती कार्ड निकाल कर देखने लगी। नाम नूरुल हुदा फारूकी, वालिद का नाम मजहर फारूकी। इतने सामने की बात न जाने मैंने पहले कभी क्यों नोट नहीं की, उसने सोचा और कार्ड वापस वॉलेट में डालकर वॉलेट टेबल पर रख दिया और नॉर्मल से अंदाज में चाय पीने लगी। नूरुल हुदा उसकी हरकत को नोट कर चुके थे, मगर मतलब अखज़ नहीं कर सके, इसलिए कुछ पूछा भी नहीं। वो अपना जूस खत्म कर चुके थे। टेबल से वॉलेट और दूसरी चीजें उठाकर जाने लगे तो तानिया बोली, पापा, आज मैं आपके साथ जाऊंगी। मेरी गाड़ी में काम निकल आया है। आज ड्राइवर मैकेनिक के पास ले जाएगा, मगर मैं पहले फैक्ट्री जाऊंगा। मुझे ऑफिस छोड़कर चले जाइएगा ना प्लीज। आखिर में उसने प्लीज को लंबा खींचा। वो हंसकर बोले, ठीक है चलो फिर, आप गाड़ी में चलकर बैठे, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। वो बोलकर जल्दी जल्दी चाय पीने लगी। बाप को ड्राइवर बना दो। नूरुल हुदा ने उसके सर पर थप लगाई और जाने लगे। सुनो, शाम में जल्दी घर आ जाना, मरियम ने याद आने पर पुकार कर कहा। नूरुल हुदा मुस्कुराते हुए पलटे और कुर्सी पर कोहनी टिका कर झुकते हुए उन्हें गहरी नजरों से देखते हुए जुमानी अंदाज में बोले, क्या बात है, आज बड़े अरसे बाद शाम में जल्दी घर आने की फरमाइश की है। तानिया को उनके अंदाज पर एकदम से हंसी आ गई। उसने फौरन चाय का कप मुंह से दूर किया, वरना चाय उसके कपड़ों पर झलक जाती। मरियम को नूरुल हुदा की आंखों से ज्यादा तानिया की हंसी ने ब्लश कर दिया था। बच्चों का तो ख्याल कर लिया करो, वो आंखें निकाल कर बोली। बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, इन पर कुछ असर नहीं हुआ था, मरियम जिद होकर बोली। इसीलिए तो कह रही हूँ। अच्छा तो ये बात है। वो जैसे असल मसले को समझ गए थे। उन्होंने गाड़ी की चाबी तानिया को पकड़ाकर कहा, कब छोड़ो, चाय ऑफिस में पी लेना और अब तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। नूरुल हुदा, मैं तुम्हारा क्या करूँ? बेइख्तियार मरियम की जुबान से निकला और हॉर्न दबाकर हंसी रोकती हुई तानिया चाबी पकड़कर कप रखती अपना साजो सामान उठाकर बाहर भाग गई। 2 मिनट बाद जब नूरुल हुदा कार की ड्राइविंग सीट पर आकर बैठे तो उनकी मुस्कुराहट देखकर तानिया भी मुस्कुराने लगी। नूरुल हुदा ने उसे मुस्कुराते देखा तो जरा रौब से बोले, तुम हंस क्यों रही हो? वो भी उनकी बेटी थी। झिझके बगैर बोली, पापा, आपने कभी नोट किया है, मामा शर्माते हुए बहुत खूबसूरत लगती हैं। उसे मरूब ना होते देखकर नूरुल हुदा ने भी डॉप डालने का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया और हंसकर बोले, हाँ, मगर वो शर्माती बहुत कम है। खास तौर पर कल रात डायरी पढ़ लेने के बाद तानिया को नूरुल हुदा की मरियम से मोहब्बत को देखकर मुतमईन बल्कि खुश होना चाहिए था।
मगर ना जाने क्यों गाड़ी स्टार्ट करते नूरुल चेहरे पर मध्यम सी मुस्कुराहट देखकर वो अचानक अजरदा सी हो गई थी। क्या पापा को मलिहा जरा भी याद नहीं? उसने दुख से सोचा था। शाम को उसकी वापसी हुई तो खिलाफे मामूल नूरुल हुदा भी उसके साथ थे। उन दोनों के पहुंचने से पहले अजहर फारूकी वापस आ चुके थे और अब फ्रेश होकर लाउंज में सबके साथ बैठे थे। उनसे मिलकर तानिया अपने कमरे में आ गई। फिर फ्रेश होकर चेंज करने के बाद लाउंज में आई तो नूरुल हुदा भी चेंज करके वहां आ बैठे थे और अब वो मरियम और बाबा जान तानिया की शादी का टॉपिक लेकर बैठे थे। तानिया किसी रद्द अमल के बगैर चुपचाप दादा जान के बराबर सोफे पर बैठ गई। उसके दोनों भाई भी वहां थे, मगर जाहिर है इस टॉपिक में उनके बोलने की गुंजाइश कहाँ थी। वो दोनों आराम से अलग थलग बैठे एक दूसरे के कान में सरगोशियां कर रहे थे। तुम दोनों ने अंसर के माँ बाप से कोई बात नहीं की? बाबा जान पूछ रहे थे। नूरुल हुदा ने जवाब दिया, नहीं, मगर शायद वो और इंतजार नहीं करना चाहते। आज तैमूर मेरे ऑफिस से आया था और हम सबको अपने घर डिनर पे बुलाया है। कल शाम अरूसा आई थी, उसने मुझसे भी डिनर के लिए कहा था। सुबह मैं तुमसे यही कहने वाली थी, लेकिन तुम तो। मरियम ने बात अधूरी छोड़ दी। नूरुल हुदा सुबह की बात को याद करके मुस्कुराए, फिर संजीदा होकर बोले, डिनर के लिए इनकार नहीं किया जा सकता और वो लोग शादी की बात भी जरूर करेंगे। बिल्कुल, मरियम ने तायद की। अब आप दोनों तय करें कि इस बात का जवाब क्या दिया जाए। नूरुल हुदा से पहले ही बाबा जान टोक कर बोले, हम दोनों ये बात कैसे तय कर सकते हैं? ये तो तानिया फैसला करेगी कि उसे अंसर से शादी करनी भी है या नहीं। तानिया ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उसे बाबा जान के अल्फाज पर कभी भी हैरत नहीं होती अगर वो मलिहा की डायरी न पढ़ चुकी होती, मगर अब वो हैरत से उन्हें देख रही थी। बोलो तानिया, तुम क्या चाहती हो? नूरुल हुदा ने उसे अपनी तरफ मतवज्जा किया। मैं क्या चाहती हूँ? वो उनके अल्फाज पर खोसी गई। भला मैं क्या चाह सकती हूँ? उसने आहिस्ता से कहा। फिर भी बेटा, तुमने कुछ तो सोचा होगा। वो इसरार कर रहे थे। तानिया चुप सी हो गई। बाबा जान ने भी उसे चुप देख कर टोका। बोलो तानिया, जवाब दो। अब वो क्या जवाब देगी? आपने क्या सुना नहीं? खामोशी नीम रजामंदी होती है। मरियम उसकी खामोशी को उसका इकरार समझकर मुतमिन सी होकर बोली तो बाबा जान की रूह तक किसी ख्याल से कांप गई थी। खामोशी सिर्फ रजामंदी नहीं होती मरियम, कभी कभी खामोशी जबरन भी होती है। अपने साथ लगाकर तानिया की पेशानी चूमते उन्होंने मजीद कहा, तानिया जवाब देगी और अपनी जिंदगी का फैसला वो अपने अल्फाज में करेगी। उसकी बात रजामंदी के बगैर तुम अरूसा या तैमूर से कोई बात मत करना। बड़ों के फैसले बच्चों की जिंदगी से बड़े नहीं होते। वो कतियत से बोलते तानिया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रहे थे। तानिया ने हमेशा अपने लिए उन्हें पुरशक्कत पाया था, मगर अब वो जानती थी कि खुद अपनी बेटी के लिए उनके दिल में कोई नरमी नहीं थी। आखिर मैं इनकी लगती ही क्या हूँ? उसने सोचा, सिर्फ भतीजे की बेटी, और मेरी खामोशी का भी कितना ख्याल है। लेकिन वो जो उनकी बेटी थी, उनके पैरों पर सर रख कर रोते हुए फरियाद करती रही और इनका दिल नहीं पसीजा। क्या दोगला मेयार है। खौफजदा अंदाज में सोचते हुए वो उनसे अलग होकर दूर हो बैठी। उसे एकदम एहसास हुआ कि वो मलिहा के हक पर कब्जा जमा कर बैठी है। उसने अपने चेहरे के तासुरात तो काबू में रखे, मगर आंखों से नागवारी झलक रही थी। किसी और ने तो इसकी बेजारी को महसूस नहीं किया था, मगर नूरुल हुदा ना सिर्फ महसूस कर चुके थे बल्कि हैरान भी थे। तानिया के तो बाबा जान के साथ बैठना भी दो भर लग रहा था। वो उठी और अपने कमरे में जाने लगी। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके जहन में स्पार्क हुआ था। वो रुकी और मुड़ते हुए नूरुल हुदा को देखने लगी। आज उसे समझ आ गया था कि क्यों बाबा जान की तानिया के लिए मोहब्बत नूरुल हुदा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैं जान गई हूँ बाबा, आप मलिहा को नहीं भुला सके। आप आज भी उससे मोहब्बत करते हैं, आज भी उसकी तकलीफ आपको बेचैन किए हुए है। सुबह इस ख्याल ने उसे अफसरदा कर दिया था कि नूरुल हुदा को मलिहा याद नहीं, और अब इस तसव्वुर ने उसे बेचैन कर दिया कि नूरुल हुदा मलिहा को नहीं भूले थे। अधूरी मोहब्बत की याद किस कदर दर्द देती है, ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। उसने कल्ब से सोचा था। शयान अपने फादर की वजह से आजकल कराची में ही था और तानिया उसे नजरअंदाज कर रही थी, इसीलिए वो दोबारा वजदान मुस्तफ़ा की इयादत के लिए अस्पताल नहीं गई। लेकिन वो फायजा से उनकी खैरियत दरियाफ्त करती रहती थी। फिर फायजा से ही उसे पता चला कि वजदान अब घर जा चुके हैं। उन्हें मेजर अटैक हुआ था। तानिया ने सोचा वो कुछ दिन मजीद रेस्ट कर ले तो उनसे मिलने चली जाएगी।
ان کے ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے 2 ہفتے بعد شام میں تانیہ ان سے ملنے ان کے گھر جا پہنچی۔ ڈائری میں جو ایڈریس وجدان کے گھر کا لکھا تھا وہ PECHS کالونی کے کسی بنگلے کا تھا، جبکہ تانیہ اس وقت گلشن اقبال میں تھی۔ پہلے تو تانیہ نے بھی ان 2 الگ پتوں والی بات کو محسوس کیا تھا، پھر اس نے سوچا ایک بار جا کر معلوم کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ گاڑی گیٹ کے باہر پارک کر کے اس نے سرمئی گیٹ والے بنگلے کی بیل بجا دی۔ واچ مین نے چھوٹا دروازہ کھول کر باہر جھانک کر پوچھا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میں شایان کی دوست ہوں، کیا وہ گھر پر ہیں؟ جی نہیں۔ گڈ، تانیہ نے دل میں کہا، وجدان مصطفیٰ تو ہوں گی؟ جی وہ تو ہیں۔ تو پھر ان سے جا کر کہو میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ جی اچھا کہہ کر چلا گیا تو تانیہ سوچنے لگی، یہاں تک تو آ گئی ہوں، لیکن یہ کیسے پہچانوں گی کہ یہ وجدان مصطفیٰ وہی وجدان مصطفیٰ ہیں یا نہیں؟ خیر دیکھا جائے گا۔ اس نے سر جھٹک کر واچ مین کو دیکھا جو اسے اندر آنے کو کہہ رہا تھا۔ تانیہ گیٹ سے اندر آئی اور پھر ملازم نما کسی لڑکے کی رہنمائی میں لان کے بیچ بنی روش پر چلتی گھر کے اندر پہنچ گئی۔ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کا تکلف نہیں کیا گیا، بلکہ ملازم اسے لاؤنج میں لے آیا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی تانیہ کی نظر سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ پر پڑ گئی تھی۔ وہ سیدھی اس پینٹنگ کی طرف آ گئی۔ خوش زمین، بنجر درخت، آگ اگلتا سورج اور وہ درویش منچ۔ خوشی سے بے قابو ہوتی تانیہ نے کیپشن پڑھا، عشق آتش۔ یہ وہی پینٹنگ ہے، اور میرے خدا اس کا مطلب ہے میرا اندازہ ٹھیک تھا۔ ملازم اسے چھوڑ کر جا چکا تھا اور وہ بچوں کی طرح خوش ہوتے لاؤنج کے صوفے پر آ بیٹھی، لیکن اسے فوراً ہی اٹھ جانا پڑا۔ پینٹنگ دیکھنے کے چکر میں اس نے کسی اور طرف دیکھا ہی نہیں تھا، مگر اب اس کی نظر لاؤنج کی دیوار پر ہی لگی تصویر پر پڑی تھی۔ وہ چونکتی ہوئی دیوار کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے جسے یقین کرنے کے لیے فریم کے شیشوں کو انگلیوں سے چھوا تھا۔ یہ 100% ملیحہ فاروقی کی تصویر ہے، اس نے کہتے ہوئے غور سے اس تصویر کو دیکھا۔ کالی ساڑی میں ملبوس ملیحہ ایک ہاتھ کھلے بالوں میں الجھائے بے نیازی سے سامنے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ او، تو وجدان مصطفیٰ نے آخر آپ سے وہ سب کروا ہی لیا جو آپ کبھی کرنا نہیں چاہتی تھی، اس نے دل میں کہا۔ السلام علیکم، بھاری مگر پرکشش مردانہ آواز پر تانیہ نے گھوم کر دیکھا۔ اچھی خاصی ڈیسنٹ پرسنالٹی تھی۔ سیاہ بالوں میں سفیدی نے گھل کر ان کا رنگ سرمئی کر دیا تھا۔ سیاہ آنکھوں کی چمک جس نے کبھی ملیحہ کی آنکھوں کو خیرہ کیا تھا اب بجھ چکی تھی، مگر ان کی کشش تانیہ نے اتنے فاصلے کے باوجود محسوس کی تھی۔ ہلکے آسمانی رنگ کے آرام دہ شلوار قمیص میں ان کے دراز سراپے کی وجاہت کم تو ہوئی تھی، لیکن ابھی تک ڈھلی نہیں تھی۔ ملیحہ نے اگر ان کی خاطر سب کچھ تیاگ دیا تو اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ یہ آج بھی اس قابل ہیں کہ ان کی خاطر تخت و تاج چھوڑ دیے جائیں، تو جوانی میں تو عالم ہی کچھ اور ہوگا۔ وہ انہیں دیکھ کر سوچ رہی تھی۔ وجدان اس کے ماہویت کو محسوس کر کے ہلکا سا مسکرائے اور کہا، بیٹا اگر تمہارا تھیسس مکمل ہو چکا ہو تو بیٹھ جاؤ۔ آواز واقعی ہی پرکشش ہے۔ وہ وجدان کی بات پر شرمندہ ہوتے ہوئے بھی سوچنے سے باز نہیں آئی۔ وہ صوفے پر بیٹھ چکی تو وجدان بھی اس کے مقابل بیٹھ گئے۔ سوری انکل، اس نے بات شروع کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اصل میں حیران ہو رہی تھی آپ میں اور شایان میں ذرا بھی مماثلت نہیں ہے، حالانکہ اس کے بالوں اور آنکھوں کا رنگ بھی آپ کی ہی طرح بلیک ہے، مگر وہ آپ سے کافی الگ دکھتا ہے۔ وہ مسکرائے اور پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ تانیہ۔ اس نے جان بوجھ کر اپنے نام کا دوسرا حصہ نہیں بتایا۔ تانیہ بیٹے، چہروں میں شباہت تلاش کرنا تو بس نظروں کا ایک مشغلہ ہی ہے۔ اب دیکھو تم میں تو کسی کی شباہت نہیں، پھر بھی تمہیں دیکھ کر کوئی یاد آ گیا تھا۔ ملیحہ فاروقی، اس کا انداز جتاتا ہوا تھا۔ وجدان بھی محسوس کیے بنا نہ رہ سکے۔ کیا کہا؟ ملیحہ فاروقی؟ اس بار اس کا انداز نارمل ہی تھا۔ یہ ملیحہ فاروقی ہے نا؟ اس نے تصویر کی طرف اشارہ کر کے کہا، شایان کی مدر اور آپ کی مسز؟ ہاں یہ ملیحہ ہی ہیں، انہوں نے آہستہ آواز میں کہا، مگر تم نے کیسے پہچانا؟ میں نے شایان کے پاس ان کی تصویر دیکھی تھی۔ اب وہ اطمینان سے جھوٹ بول رہی تھی۔ تم شایان سے ملنے آئی ہوگی؟ ایکچولی تو میں آپ سے ہی ملنے آئی تھی، سوچا آپ کی طبیعت کے ساتھ آپ کے دل کا حال بھی معلوم کر لوں۔ دل کا حال کیا بتاؤں؟ زمانے بیت گئے، اب تو یہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ سینے میں دل ہے بھی یا نہیں۔ وہ بہت لائٹ سے انداز میں بات کر رہے تھے،
मगर तानिया को उनके हर अंदाज में गैर मामूलीपन महसूस हो रहा था। उनकी शख्सियत में एक ठहराव सा था, बिल्कुल ऐसा जैसे तूफान गुजर जाने के बाद साहिल बहुत खामोश, बहुत शांत लगने लगता है। मुलाजिम टी ट्रॉली घसीटता हुआ अंदर आया था। वजदान ने ट्रॉली अपने सामने रुकवा कर मुलाजिम को जाने का इशारा किया और खुद चाय बनाने के लिए प्यालियां सीधी करने लगे। चाय मैं बनाऊंगी अंकल, तानिया ने कहा और उठकर उनके पास सिंगल सोफे पर बैठकर चाय बनाने लगी। वजदान खामोशी से उसे चाय बनाते देखने लगे। चाय बनाकर तानिया ने एक कप उनको थमाया और दूसरा अपने हाथ में लेकर सोफे पर पीछे होकर बैठती घूंट भर कर बोली, आंटी भी क्या शयान के साथ गई हैं? मुझे आए काफी देर हो चुकी है मगर वो नजर नहीं आ रही। शयान ने तुम्हें बताया नहीं? उनके इस रफ्तार पे हैरान होती तानिया ने कहा, क्या नहीं बताया? वजदान एक पल को रुके, फिर उसे देखकर बोले, मलिहा का इंतकाल हो चुका है। क्या? एकदम उसके मुंह से निकला था। हैरत के शदीद झटके से चाय कप से छलक कर उसके कपड़ों पर गिर सी गई थी। उसने फौरन कप साइड में रखा और कपड़े झाड़ने लगी। वजदान ने कुछ टिश्यू पेपर निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाए। इनसे साफ कर लो। तानिया ने टिश्यू पकड़ तो लिए मगर कपड़े साफ करने का उसे होश ही नहीं रहा। ये क्या हो गया? वो क्यों मर गई? मैं तो उससे मिलने की ख्वाहिश में यहाँ तक आई थी। ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। वो सकते के आलम में थी, जैसे किसी बेहद अजीज हस्ती की मौत की खबर मिली हो। तानिया को खुद भी ये महसूस करके हैरत हुई कि उसे इस खबर पर सदमा हुआ था। उसने अपना निचला होंठ दबाए रखा था, वरना शायद वो रो ही पड़ती। उसे खुद भी नहीं पता था कि मलिहा उसके इतने करीब आ चुकी थी। उसका धुआं धुआं से चेहरा देखकर वजदान फिक्रमंद से हो गए थे। कंट्रोल योर सेल्फ बेटा, उन्होंने कहा और उठकर उसके पास आ गए और उसके सर पर हाथ रखकर उसे रिलैक्स करने लगे। मुझे अंदाजा नहीं था तुम इतनी हसास हो। वो नरमी से उसका सर थपक रहे थे। तानिया भी खुद को रिलैक्स करने के लिए गहरे गहरे सांस लिए, फिर वजदान की कलाई पर हाथ रखकर बोली, बैठ जाइए अंकल, मैं अब ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। बैठने के बजाय वजदान ने टेबल पर रखे जग से ग्लास में पानी डालकर उसे दिया। तानिया ने ग्लास तो थाम लिया मगर होंठों तक ले जाने की जहमत नहीं की। वजदान वापस अपनी जगह पर बैठ चुके थे। तानिया ने पलकें उठाकर उन्हें देखा और कहा, आई एम सॉरी अंकल, मैंने आपको परेशान कर दिया। परेशान तो किया है तुमने, पर इसमें सॉरी कहने वाली क्या बात है? बात तो है, अनजाने में ही सही, पर मैंने आपको आपका दुख याद दिला दिया। दुख और जिंदगी के साथ बहुत गहरा है तानिया, जितना भी बचकर चलो ये सामने आ ही जाते हैं। भला इन्हें कोई भूल कैसे सकता है? तानिया ने देखा वो हाथ फैलाकर जाने अपने हाथों की लकीरों में क्या ढूंढने लगे थे। अंकल, उसने वजदान को पुकारा। वजदान ने उसकी तरफ देखा। मलिहा आंटी की डेथ को कितना अरसा हो चुका है? 27 साल। अपने हाथ को समेट कर मुट्ठी बनाते अपने माथे से टिकाकर बोलते हुए वो एक पल को बेचैन हुए थे। 27 साल गुजर गए, तानिया ने दिल में कहा, फिर जबान से बोली, शयान तो उस वक्त बहुत छोटा होगा। हाँ, वो अपने आप से चौंके, फिर उसके लफ्जों पर ध्यान देकर कहा, शयान की पैदाइश और मलिहा की वफात एक ही दिन हुई थी। तानिया को सचमुच अपने सामने बैठे शख्स पर तरस आने लगा था। अंकल, अब मैं चलती हूँ। वो गिलास रखकर उठ खड़ी हुई। वो आई तो इंकशाफात सुनने के लिए थी, पर जो इंकशाफ सुना था उसने तानिया के दिलो दिमाग को हिला कर रख दिया था। वजदान ने सर उठाकर उसे देखा, फिर उसे बाहर तक छोड़ने के लिए उठ खड़े हुए। वो दोनों बाहर निकले ही थे कि एक गाड़ी पोर्च में आ रुकी और शयान ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर उतरता हैरत से बोला, तानिया, तुम कब आई? काफी देर हो गई, मगर अब चलूंगी, अल्लाह हाफिज। वो कहीं रोक ना ले, इस ख्याल से जल्दी से बोलकर वो तेजी से चलती गेट से बाहर आ गई और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वो किसी तरफ देखे बिना सीधी निकल गई। शयान गाड़ी का दरवाजा खोले अभी तक गेट की तरफ ही देख रहा था। वजदान बहुत गौर से उसके चेहरे को देख रहे थे। पास आकर उन्होंने शयान के कंधे पर हाथ रखकर उसे मतवज्जा किया। क्या बात है बरखुदार? शयान ने चौंक कर उन्हें देखा और यूं ही हंस दिया, फिर पूछने लगा, आपको तानिया कैसी लगी? वो सोचने लगे, अच्छी है मगर कुछ जज्बाती सी है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, कौन सा मेरा बेटा जज्बातियत में किसी से पीछे है। अब भू उनके हंसने पर जज्बूस होते हुए उसने कार का दरवाजा बंद किया, फिर वजदान के शानों पर बाजू फैलाए अंदर आ गया।
انہیں ان کے بیڈ روم میں چھوڑ کر وہ چینج کرنے کے لیے اپنے روم میں جانے لگا تو وجدان نے اسے روکا۔ میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ نزدیکی کارپیٹ پر بیٹھ گیا اور سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ کچھ دیر تک وجدان کچھ بولے بنا ہی اس کے بال سہلاتے رہے، پھر اسے مخاطب کر کے کہا، ریان، مجھے واقعی ہی لگتا ہے تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ اس نے وجدان کی گود سے سر اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، تو کوئی لڑکی بھی پسند کی ہے یا یہ کام مجھے کرنا ہوگا؟ لڑکی تو پسند کی ہے ابو۔ اور وہ لڑکی کون ہے؟ بول کے وجدان اس کے منہ سے تانیہ کا نام سننے کا انتظار کرنے لگے۔ ریان ان کا ہاتھ تھام کر بولا، ابو میں فائزہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ریان نے کہا اور خاموشی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ وجدان اسے جاتا ہوا دیکھنے لگے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آڈیو بکس ٹیکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔